हेलो एवरीवन। आज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। द बोरिंग डायरी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं अपने चैनल पे ऐसे इन्फॉर्मेशन एंड इन डेप्थ एनालिसिस वीडियोस लाता रहूँगा। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए डेवलपमेंट पर जो कि इंडियन आर्मी के शोल्डर माउंटेड एटीजीएम से रिलेटेड है। इंडियन आर्मी जेवलिन मिसाइल लेना चाहती है। खबर तब निकल के आई जब यूएसए के एनएसए जेक सलिवन इंडिया के दौरे पर थे और उनकी मुलाकात भारत के एनएसए अजीत डोवाल जी के साथ हुई। द इकोनॉमिक टाइम्स की मान के चले तो यूएसए एंड भारत जेवलिन मिसाइल को भारत में ही किसी प्राइवेट या सरकारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में बनाना चाहते हैं। इसका कारण ये माना जा रहा है कि इंडियन आर्मी के पास थर्ड जनरेशन एटीजीएम की कमी है। 2019 में इजरायली स्पाइक मिसाइल लिमिटेड क्वांटिटी में इंडक्ट किया गया था। हालांकि इसका परफॉर्मेंस डेजर्ट कंडीशंस में अच्छा नहीं रहा, बट अपने स्ट्रेटेजिक एज और ऑपरेशनल नीड्स को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी ने इसको अपने बेड़े में शामिल कर लिया। जेवलिन के मुकाबले ये इजरायली स्पाइक मिसाइल काफ़ी सस्ता है और डेजर्ट के अलावा सभी वेदर कंडीशंस में इसकी एक्यूरेसी 100% है। हालांकि इन दोनों मिसाइल्स का कॉस्ट फिर भी बहुत ज़्यादा है, जिससे इन्हें इनमास एक्वायर करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में दो इंडियन कंपनीज ने इन हाउस एटीजीएम डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। इसका उद्देश्य ये था कि भारत के बेड़े में एग्जिस्टिंग कॉन्कूर्स मिसाइल और मिलान मिसाइल को, जो कि बहुत पुराने हो चुके हैं, उनको रिप्लेस करना। डीआरडीओ का एमपी एटीजीएम एंड भारत डायनामिक्स लिमिटेड का अमोक सीरीज एटीजीएम ही वो फुल्ली इंडिजिनस मिसाइल है जो इस उद्देश्य के लिए डेवलप किए जा रहे हैं। डीआरडीओ एमपी एटीजीएम का टेस्ट परफॉर्मेंस एंड स्टेटस क्या है और इनका परफॉर्मेंस अपने फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में कैसा है, ये हम आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं एमपी एटीजीएम से जुड़ी खबर जो डीआरडीओ ने बनाया है। इसका फाइनल डेवलपमेंट ट्रायल सक्सेसफुली अप्रैल 2024 में किया गया था। अब इसे इस साल के अंत तक फाइनल यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल के लिए आर्मी के पास भेजा जाएगा, जिसे खत्म होने में 2 साल तक का समय लगेगा। आने वाले समय में इस मिसाइल में एआई बेस्ड इमेज प्रोसेसिंग, जो रियल टाइम में टारगेट को ट्रैक करके मिसाइल का पाथ ऑल्टर करता है, ऐसी कैपेबिलिटीज टॉनबो इमेजिंग के साथ कोलैबोरेशन करके बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट का प्रोडक्शन पार्टनर बीडीएल ही है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इस मिसाइल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप अपने स्क्रीन पर डीआरडीओ एमपी एटीजीएम का टेस्ट लॉन्च एंड बीडीएल अमोक 3 का कंट्रोल लॉन्च यूनिट देख रहे हैं। डीआरडीओ एमपी एटीजीएम को डीआरडीओ ने ही डिज़ाइन एंड डेवलप किया है, वेरएज अमोक 3 को डिज़ाइन एंड डेवलप बीडीएल ने ही किया है। हालांकि दोनों मिसाइल्स का प्रोडक्शन बीडीएल ही करेगा। अब हम दोनों मिसाइल्स जो कि डीआरडीओ एमपी एटीजीएम एंड अमोक 3 को कंपेयर करेंगे। डीआरडीओ एमपी एटीजीएम लेंथ, डायमीटर एंड वेट के मामले में बीडीएल के अमोक 3 से बेहतर है, क्योंकि ये छोटा है, जिसका ये मतलब है कि डीआरडीओ का एमपी एटीजीएम हमारे सोल्जर्स के लिए कैरी करना ज़्यादा आसान होगा। अब हम कम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझेंगे कि इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट के लिए कौन कौन से एटीजीएम मार्केट में अवेलेबल है और समझेंगे कि कौन से मिसाइल्स आर्मी प्रेफर कर सकती है। ये जानने के लिए इन सभी मिसाइल्स के रेंज, वेट, कॉस्ट पर यूनिट को कंपेयर करेंगे। उसके साथ साथ हम इन सभी मिसाइल्स के लेंथ इस टू डायमीटर के रेशियो को आधार बनाकर इनको कंपेयर करेंगे। आइए अब ध्यान चार्ट 1 की तरफ डालते हैं। चार्ट 1 में एक्स एक्सिस पर वेट, जो कि किलोग्राम्स में है, और वाई एक्सिस पर रेंज, जो कि किलोमीटर्स में है, ये दर्शाया गया है। वेट के मामले में जेवलिन मिसाइल सबसे भारी सिस्टम है, अमोग उससे कम भारी है, और एमपी एटीजीएम और स्पाइक मिसाइल दोनों इनमें से सबसे हल्के हैं, क्योंकि एमपी एटीजीएम और स्पाइक मिसाइल का वेट लगभग सिमिलर है। रेंज के मामले में डीआरडीओ एमपी एटीजीएम, जेवलिन मिसाइल और अमोक 3 मिसाइल का रेंज लगभग सिमिलर है और ये स्पाइक मिसाइल से ज़्यादा है। डीआरडीओ एमपी एटीजीएम का 2.5 किलोमीटर का रेंज है। आइए अब अपना ध्यान चार्ट 2 की तरफ डालते हैं। एक्स एक्सिस पर लेंथ इस टू डायमीटर का रेशियो है और लेंथ इस टू डायमीटर का रेशियो कॉम्पैक्टनेस को समझाता है। वाई एक्सिस पर कॉस्ट पर यूनिट है। लेंथ इस टू डायमीटर के मामले में हमने ये अज्यूम किया है कि लेंथ जितना कम एंड डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होने से कॉम्पैक्टनेस अच्छी होगी। ऐसे में लेंथ इस टू डायमीटर रेशियो जितना कम हो उतनी ही अच्छी बात है। इस मामले में डीआरडीओ का एमपी एटीजीएम स्पाइक और जेवलिन से मार्जिनली बड़ा है, बट वेट इन दोनों ही सिस्टम से कम है।
वेट कम होने से DRDO MP ATGM को कैरी करना हार्ड नहीं होगा। वही अगर कॉस्ट देखी जाए तो जेवलिन DRDO MP ATGM से 2.5 गुना एंड स्पाइक से दुगना सस्ता है, बट परफॉर्मेंस वाइज ऑलमोस्ट सेम है एंड इन सम केसेस स्पाइक से बेटर भी है, जो कि हमें DRDO MP ATGM के USP पे लाता है। DRDO MP ATGM का सबसे बड़ा USP है कि इसका इंडिजिनसली डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट होना, जिसके कारण DRDO का MP ATGM का सोर्स कोड हमारे पास है। DRDO MP ATGM के पूरे सोर्स कोड हमारे अपने हैं और डीप अपग्रेड करने के लिए हमें बाहर के देशों से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। बट ये केस जेवलिन और इजरायली स्पाइक के लिए नहीं होगा। इन वेपन सिस्टम्स की आईपीस पूरी तरह इनके कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी कि इन केस ऑफ जेवलिन अमेरिका के पास है एंड इन केस ऑफ स्पाइक मिसाइल ये आईपी राइट्स इजराइल के पास है। सेकेंड रीज़न ये है कि DRDO MP ATGM का क्वालिटी टू कॉस्ट रेशियो बहुत ही अच्छा है। हमें वेस्टर्न सिस्टम की क्वालिटी 2 से 2.5 गुना कम दामों में मिल रही है। अब हम जल्दी से दोनों इंडिजिनस ATGM का डेवलपमेंट एंड ट्रायल लाइफ साइकिल को कंपेयर करेंगे। अमोक 3 के टोटल 3 टेस्ट हुए हैं और हर टेस्ट में अमोक एक नए जनरेशन का मिसाइल बनकर आया है। फर्स्ट टेस्ट जब 2015 में हुआ था तब अमोक एक सेकेंड जनरेशन ATGM था, बट 2023 आते आते वो एक अपडेटेड थर्ड जेन ATGM बन के निकला, जो कि एक बहुत ही एडवांस वेरिएंट है। हालांकि इसका डेवलपमेंट ट्रायल अभी भी पूरा नहीं हुआ है। ऑन द अदर हैंड DRDO का ATGM के टोटल अभी 7 टेस्ट हुए हैं और इसका डेवलपमेंट ट्रायल खत्म हो चुका है। इसके बाद सिर्फ यूज़र ट्रायल बचे हैं, जो कि 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो इन दोनों के ट्रायल्स और डेवलपमेंट को अगर ध्यान में रखें तो हमें ये पता चलता है कि DRDO का ATGM का जो डेवलपमेंट साइकिल है वो बहुत फास्ट था, उसको कंटिन्यूस सक्सेसेस मिले और इसके ट्रायल्स भी बहुत जल्दी और बहुत फास्ट और बहुत क्वालिटेटिवली कंप्लीट कर लिए गए। कॉन्स वाइज इसमें कोई ऐसी कमी फिलहाल नज़र नहीं आई है। वहीं अगर BDL के अमोक 3 को देखें तो इसका टेक्नोलॉजी कर्व का डेवलपमेंट बहुत फास्ट था, सारे टेस्ट सक्सेस हुए हैं। हालांकि इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसकी टेस्टिंग साइकिल अभी भी बहुत स्लो है और इसके टेस्ट अभी भी बहुत कम हुए हैं, जिसके कारण इसको इंडक्ट करना आने वाले 2 से 3 सालों में मुश्किल होगा। तो आइए अब हम इस वीडियो के कंक्लूजन्स को डिस्कस करते हैं। भारत रशियन वेपन्स पे अपना डिपेंडेंस कम कर रहा है और वेस्टर्न एंड इंडिजिनस वेपन्स पे फोकस ज़्यादा कर रहा है। ये भारत अपने डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी के अनुरूप ही कर रहा है। आर्म्स डील सिर्फ डील्स नहीं होती है, ये एलाइज को एलाई बनाए रखने के लिए एक टूल है। इससे देश को कितना सही मायनों में फ़ायदा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ अपना खुद का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स डेवलप करने में, ये बात डिबेटेबल है। भारत आज भी वेपन्स का नंबर 1 इम्पोर्टर है और बाहर के हथियारों को यहाँ बनाने से इस बात में कोई सुधार नहीं आएगा। हम सुखोई 30, T-90 टैंक्स, AK-203 राइफल्स इंडिया में ही बना रहे हैं, बट इससे इंडिया अभी भी नंबर 1 इम्पोर्टर ही बना हुआ है। सिर्फ हथियार असेंबल करने से भारत आत्मनिर्भर नहीं होगा। असली आत्मनिर्भरता हथियार इंडिजिनसली डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर करने से ही होगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आने वाले समय में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।